ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बच्चों, मैं आदित्य हरे कृष्णा आपके सामने लेकर आ गया एक और वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा आपके लिए एक रोड मैप की। और रोड मैप क्या होगा वो बताऊंगा मैं। डेटा साइंस में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको सही रास्ता जानना बहुत ज़रूरी है। और सही रास्ते के लिए ही मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी चीज़। बढ़िया से मैं एक पाइथन नोटबुक लेकर आया हूँ। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी, अगर आप चाहते हो। लेकिन मेरे पास अगर लिंक तभी आएगा आपके लिए, तभी मैं कमेंट करूंगा जब आप मेरे इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे, तभी करूंगा मैं। 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, सीधा 100 लाइक्स का टारगेट रखिए। और आपको जो इनाम पाना है फ्री में आप पाइए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए लाइक करना एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ठीक है। आपने अगर जीमेल साइन इन नहीं भी कर रखा तब भी लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। वो भी कर सकते हो ऐसा। हाँ, कमेंट करने के लिए या कुछ और करने के लिए फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा, पर लाइक तो किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने मेन सीन पे। तो मेन सीन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर रोड मैप ऑफ डेटा साइंस विद पाइथन, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया टॉप 10 वेबसाइट्स टू डाउनलोड लेटेस्ट डेटा सेट्स फॉर एमएल एंड डीएल। उसको वीडियो का वॉच करके कर सकते हैं। तो कहानी अपनी शुरुआत करते हैं भाई। पहली बात, जब भी डेटा साइंस के इंट्रोडक्शन की बात की जाती है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इसमें कई सारे डिसिप्लिन आ रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कई सारे ब्रांचेस आ रहे हैं, कई सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी आ रही है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है, कंप्यूटर्स भी आ रहा है, मेडिकल साइंस भी आ रही है, स्पोर्ट्स साइंस भी आ रही है। दुनिया भर के जितने चीज़ें जहाँ से भी डाटा आपको आ सकता है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस, एल्गोरिथम, सिस्टम्स को यूज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉलेज को और इनसाइट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे डेटा साइंस के वीडियोस में स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। मैं जैसे ही कमेंट आता है मैं इमीडिएटली उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि किस किस के कमेंट्स आए, मेरे पास इमीडिएटली मैं रिप्लाई कर देता हूँ। पाइथन has become a go-to language for data scientists due to its simplicity, पहले बहुत सिंपल है, versatility, robust ecosystem of libraries। रोबस्ट मतलब ऐसी लाइब्रेरीज है जो एकदम खराब नहीं होती हैं, इनके डेली अपडेशन होते रहते हैं, एरर फ्री रहती है। तो रोबस्ट शब्द आपने जावा में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि जावा में एरर्स की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ठीक वैसी आपके पाइथन का भी वही हाल है। तो सिंपल से अगर पाइथन की आपको कैपेबिलिटी अगर दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर import numpy numpy as np, pandas as pd and matplotlib as plt, .pyplot as plt। सिंपल एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ np.random.rand, ठीक है। random.rand, np.random एक आपका सब मॉड्यूल है जिससे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। और मैंने इसको बोला कि आप 100 रैंडम नंबर्स जनरेट करो x के लिए और y के लिए। x के उसमें आपको 100 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा। तो x के अंदर के लिस्ट बना देगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, व्हाट आई एम डूइंग, डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने डिक्शनरी बना दी है कि भैया ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी में ये हो गया मेरा की मतलब जो हेडिंग हो गई, उसके अंदर के नीचे की वैल्यू सारे आ जाएंगे जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा 100। सिमिलरली y एक नाम का एक एट्रीब्यूट और है, और कॉलम जिसको मैं कह दूं, उसके मैं 100 नंबर्स और जनरेट कर रहा हूँ और ये मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ डेटा को, सिंपल स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ, डेटा x एंड डेटा y, ठीक है। डेटा नाम का जो मैं ये बना रहा हूँ, ये डेटा सेट बना रहा हूँ, सिंपल सा डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, उसका x और y कॉलम्स दोनों हैं, उनको दिखा रहा हूँ। और एक सैंपल डेटा विजुअलाइजेशन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। x एक्सिस y एक्सिस लिखा होगा और plt.show, मैंने मैटप्लॉटलिब के वीडियो से बताया है plt.show करना बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं बनेगा। तो पहला काम आपको मैं डिस्प्ले करके दिखाया, तो ये रैंडमली जनरेट हो रहा है, आपका अलग जनरेट होगा, मेरा अलग जनरेट होगा, इतना मैं बता दूं, क्योंकि रैंडमली हो रहा है ये। तो सिंपल एक डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा आपका कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है, रैंडम वैल्यूज है। और हमेशा ध्यान रखना, जो रैंड फंक्शन है np.random के अंदर, ये आपके 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यूज दे रैंडम जनरेट करेगा, 0 to 1। अगर आप जानना चाहते हो क्या वैल्यू जनरेट की रहे, वो आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके नेक्स्ट इससे पहले यहाँ पर मैं पहले कोड में यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। अगर मुझे देखना है कि भैया जो मेरा डेटा फ्रेम है वो कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, जो है मेरा डेटा नाम का जो डेटा फ्रेम है, उसको मुझे करना होगा सीधा हेड,
सी डेटा डॉट हेड, उसको मुझे रन कर लेना। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपकी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। पाइथन एनवायरनमेंट सेट करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप इंपोर्ट सिक्स फंक्शन इंपोर्ट कर लीजिए और पाइथन वर्जन आप जान लीजिए कि अब जो कि मैं गूगल कोलैब पे काम कर रहा हूँ तो इसका पाइथन वर्जन अलग होगा, अगर आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं तो उसका पाइथन एनवायरनमेंट अलग होगा, उसका वर्जन अलग होगा। ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पाइथन वर्जन है मेरा 3.10.12 और अगर मैं आपको अभी ये बता के बताऊं कि भाई जुपिटर नोटबुक में किस तरह से, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे जुपिटर में भी अपना है तो मैं वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। चलिए ओके, बताता हूँ आपको मैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये मैंने जुपिटर नोटबुक पे रन कर रखा है, ठीक है। ऊपर जुपिटर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जुपिटर देखिए ऊपर जब आपको जुपिटर दिख जाएगा तो जुपिटर नोटबुक पे देखिए मैं जो रन कर रहा हूँ इसको, ये आपको दिख जाएगा 3.10.9 दिख रहा है, राइट। तो जो पिछला वर्जन था वो गूगल कोलैब में था, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो पाइथन इंस्टॉल्ड है अंडर एनाकोंडा एनवायरनमेंट अंडर जुपिटर, तो वो ये है। तो मार्च 2023 से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये वही चल रहा है अपना, राइट। ये तब का है भाई। तो मेरे इसमें वर्जन अलग हो सकता है, आपके इसमें वर्जन अलग हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके देन वापस आते हैं, तो मेरे इसमें ज़्यादा लेटेस्ट है, ठीक है। तो इसी को भी लेके चलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है डेटा कलेक्शन एंड इंपोर्ट, ठीक है। पहले तो आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि भाई पाइथन में कैसे चलता है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, पाइथन का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन इंपोर्ट के लिए इसको मैं रीड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एसक्यूएलाइट चाहिए होगा, उसमें डेटा सीएसवी चाहिए होगा और टेबल नेम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि एसक्यूएल को मैं पाइथन में कैसे इस्तेमाल करूँ तो वो भी मैं ले आऊँगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, तो ही मैं लेकर आऊँगा। तो सिंपल से मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि भाई df_csv यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कोई भी आप CSV आपके पास डेटा कोई CSV पड़ी होगी वो आप निकाल लीजिएगा। आप अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए SQLite 3, SQLite ना करके SQLite 3 कर दिया, ठीक है। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो ये देखिए बता दिया। SQLite 3 एक्सटेंशन आपका है, ये DB API 2.0 पे काम करता है, कंप्लाइंट है, SQLite लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपको बता रहा है। तो आप कोई भी अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, जो भी डेटाबेस अगर आपने बना रखा है SQL का डेटाबेस, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करने के बाद उसमें से आप जो भी क्वेरी आपको करनी है, रीड SQL क्वेरी, तो उसमें डबल कोट्स में आपको क्वेरी दे देनी है, जो भी आपके टेबल नेम है उसमें से जो भी सारी एंट्रीज निकालनी है, स्टार मतलब सारे एंट्रीज निकालो, टेबल नेम और कौन जो आपका कनेक्शन जो आप कनेक्ट कर रहे हो उससे। फिर वो डेटा सेट अपने आप निकाल देगा। आपका डेटा सेट जैसे निकाल देगा फिर आपको रिक्वेस्ट करना होगा API का, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से। आप उसमें एग्जाम्पल आप रिक्वेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो भाई CSV डेटा भी ले सकते हो, SQL से ले सकते हो, किसी API डेटा से भी ले सकते हो। तो आपका जो डेटा के सोर्सेज जो हैं, डेटा सेट के सोर्सेज जो है, या तो आपका SQL का डेटाबेस हो सकता है जो आपका खुद का डेटाबेस है वो, या कोई CSV फाइल है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, या आप API डेटा स्टोर से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर API डेटा सोर्स का मतलब बता रहा हूँ, अगर आपको Amazon पे जा रहे हो, आपको लिस्टिंग देख रहे हो कोई प्रोडक्ट की, आप वो डेटा उसको क्रॉल करके, ठीक है, डेटा क्रॉलिंग होता है, ठीक है, क्रॉल करके आप डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप एज API उसमें डेटा आप ले सकते हो। बहुत तरीके। नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है उसका सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। डेटा फ्रेम, राइट। डेटा फ्रेम आपने बना दिया, मैंने बना दिया। अगेन डिक्शनरी ले रहा हूँ मैं, तो ए और उसके अंदर क्या दे दिया, डिक्शनरी में अंदर उसकी वैल्यू क्या दे दी, एक लिस्ट पकड़ा दी 1, 2, np.nan। अब नान क्या है, ये नान नहीं है, ये बटर नान और ये वो वाले नान नहीं है, ये बटर नान, प्लेन नान, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टफ नान। ये है NAN, नॉट अ नंबर। क्या है ये, नॉट अ नंबर, ठीक है। फिर बी मैंने बता दिया, अंदर मैंने ABCDE मैंने अलग अलग सिंगल कैरेक्टर्स का लिस्ट दे दी, फिर मैंने नंबर्स की लिस्ट दे दी। तो एक मैंने मिक्स्ड लिस्ट दी है, एक मैंने कैरेक्टर्स के दिए और एक मैंने स्ट्रिंग के नंबर्स के दिए, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यूज कैसे देखोगे, कोई भी अगर मिसिंग वैल्यू रहेगी, जैसे np.nan है इस केस में, ये होगी एक मिसिंग वैल्यू, क्योंकि नॉट अ नंबर, तो पाइथन पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई ये नंबर है कि नहीं है। तो अगर पाइथन पहचान नहीं पाएगा नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको अगर आगे डेटा प्रोसेस करके मशीन लर्निंग अप्लाई करने की सोच भी रहे हो तो समझ नहीं पाएगा, भैया गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का,
तो क्या करेंगे अपन, हम उसको कहेंगे फिल नॉट अ नंबर, फिल एनी, जो भी हमारा नंबर नहीं है, जो एनी का मतलब हो गया यहाँ पर फिल एनी, ठीक है। उसको क्या करेंगे, DFA के जाके उसमें मीन वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, जो बाकी के जो मीन वैल्यूज है ना 1 2 4 5 इनके मीन लेकर हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। बस ये करना, और रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जो हमने काम किया उसको आप, जो मैंने चेंजेस किए उसको आप कमिट कर दो, उसको कर दो, उसको ट्रू कर दो कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये चेंजेस होने चाहिए, दिखने चाहिए। डुप्लीकेट्स रिमूव करना है, डुप्लीकेट्स आप रिमूव कर सकते हो, डुप्लीकेट्स रिमूव किए जा सकते हैं आराम से, ठीक है। df.drop डुप्लीकेट्स, फिर कन्वर्ट डेटा टाइप्स, आप डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर सी जो है DFC में जो सी है उसको एज टाइप फ्लोट कर दो, उसको चेंज कर दो, ठीक है। फिर डेटा सेट जो क्लीन होगा वो उसका आप आंसर देख सकते हो और उसका आंसर आपको दिखा देगा डेटा सेट क्लीन हो चुका है। तो डेटा सेट क्लीनिंग में आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैंडल करनी आनी चाहिए। दूसरा आपके पास आना चाहिए डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, ठीक है। कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने डेटाबेस में पढ़ा हुआ है इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी मतलब डेटा के डुप्लीकेट्स बन जाना, ठीक है। रिपीटेशन, तो रिपीटेशन मुझे खत्म करना है। तीसरा चीज आप कर सकते हो, डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर कोई डेटा टाइप आपके हिसाब से अगर वो ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू है, उसको आप कन्वर्ट करिए इंटीजर में या फ्लोट में या किसी और वैल्यू में, ठीक है। उसमें किसी में कन्वर्ट करिए, तो आप इंटीजर और फ्लोट में करेंगे तो ये आराम से रीडेबल फॉर्मेट रहेगा। फिर आगे चलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। भाई सिंपल सा हम एक डेटा सेट लोड करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सीबॉर्न लाइब्रेरी के थ्रू भी डेटा सेट इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीबॉर्न के लाइब्रेरी में कई सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ कि कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं अगर चेक करता हूँ कि SNS के अंदर हमारे डेटा सेट कौन कौन से लोड होते हैं। एक उसको मैं लोड करके देखूँ तो कई सारे डेटा सेट्स है हमारे पास। देखो मैं इसको अभी माउस होवर करके रखता हूँ, लोड करेगा, अरे भैया लोड करेगा, चलिए देखते हैं इसको भी। SNS डेटा सेट, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो आपके डेटा सेट्स में आपको दिखाता हूँ SNS.dataSets। कौन कौन से डेटा सेट्स है, लोड डेटा सेट, गेट डेटा सेट नेम्स में करके निकाल सकता हूँ, ये भी मैं निकाल सकता हूँ। देखो पहले इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसको जब रन कर लेते हैं तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका कुछ वैल्यू एरर आ रही है, सेटोसा वर्टिका, अच्छा उसमें से वैल्यू एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये एनोटेशन और DF कोरिलेशन कूल वार्म हीट मैप निकालने का प्रयास कर रहा है, और सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ निकालने का प्रयास कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है वैल्यू एरर, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट सेटोसा। इसका मतलब जो लास्ट में जो आपका डेटा सेट है, ठीक है, उसमें जो आयरिस डेटा सेट है उसके अंदर एक क्लास कॉल हमारा जिसमें स्पीशी भी आ रही है, तो स्पीशीज को भी आपको इसमें करना पड़ेगा, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं की है, तो ये भी एक तरीका बता रहा है। इसको एरर को रिमूव करने का तरीका भी इससे पूछ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको एरर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ मैं कोड लेता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन एरर। पहले मैं से पूछता हूँ तुम जेमिनाई एरर को एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। कोलैबोरेटिव है, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, एक्सेप्ट बाय दिस। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ इसके ऊपर इस अकाउंट के थ्रू, तो इसलिए मुझे दिखा रहा है इस तरीके से। तो ये मुझे थिंकिंग करके मुझे जवाब दे देगा भी आपको क्या करना चाहिए था सेटोसा में। और सजेस्टेड चेंजेस ने मुझे बता दिए क्या करना चाहिए था। सेलेक्ट डी टाइप्स, ये रहा, ये करना चाहिए था मुझे इसको, ठीक है। सेलेक्ट डी टाइप्स देखें एक बार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे कोड को, और यहीं पर मैं यहाँ पर कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम चीज़ है, बस फर्क यहाँ पर बस ये हो गया हीट मैप जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा टाइप्स, इंक्लूड नंबर, सिर्फ जो नंबर से वो आप इंक्लूड कर दो। बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं वही चीज़ यहाँ पर करने का प्रयास करूंगा। हीट मैप जब निकाल रहा हूँ तो df.select के बीच में क्या करना पड़ेगा, select_d टाइप्स। क्या करूंगा, select_d टाइप्स करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और ब्रैकेट में दूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करो जो नंबर्स हैं, इक्वल टू नंबर, कि आप और किसी को इंक्लूड करो ही मत भाई। जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको आप ले क्यों रहे हो, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप ऐसा इंक्लूड कर दो, ठीक है। और बस ये ब्रैकेट बंद करके और डॉट लगा देना, बस काम खत्म। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से,
और ये मेरे यहाँ पे चेंजेस हो गए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। अब मैं इसको अगेन मैं को यहाँ पे हटा देता हूँ, देखिए मेरे पास बन के तैयार हो गया। तो मैंने चेंजेस क्या किया, मैंने बस ये ऐड किया, सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स मैंने ऐड किया बस। अब ये देखो मैंने इसमें चेंज कर भी दिया, राइट। अब मेरा हीट मैप बनके तैयार हो गया। देखो मैं आपको हीट मैप दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो ये है कोरिलेशन का हीट मैप। तो आपका आरएस फ्लावर के जो डेटा सेट है, ठीक है, उसमें से आप कर सकते हो। प्लस अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गेट डेटा सेट आप नेम्स आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस ये मुझे गेट डेटा सेट नेम्स टू सी अवेलेबल डेटा सेट्स, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। सीबॉर्न डॉट दिस कर सकता हूँ मैं, या एसएनएस डॉट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, एज एसएनएस किया है ना मैंने, एसएनएस कर देता हूँ। ये रहे डेटा सेट्स है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्थ एक्सपेरिमेंट, ग्लू, गीजर, एफएमआरआई, फ्लाइट्स, एक्सरसाइज, ये सारे डेटा सेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आप ईडीए करना है तो डेटा सेट जो रेडी अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रख लेता हूँ इसको, मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल MZ, अंडू करें, अंडू डिलीट सेल, ठीक है, राइट। ये रख लेते हैं इसको। तो इसमें से मैंने डेटा सेट ले लिया और इससे कोरिलेशन हीट मैप मैंने निकाल कर दिखा दिया। पहले तो आपको क्या क्या आ रहा है, पहले तो आ रहा है डीएफ डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शन है, ये बता दिया कि भाई कितनी वैल्यूज हैं, कितनी मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोरिलेशन हीट मैप कैसे जनरेट हो रहा है। देखो इस तरीके से हो रहा है, जो कॉर फंक्शन है पैंडास के लिए वो आपका हीट मैप जनरेट करता है, कोरिलेशन फंक्शन। फिर आपका पेयर प्लॉट, देखो पूरा कंप्लीट पेयर प्लॉट इसे बना के दिखा दिया, तीनों स्पीशीज का बना के दिखा दिया। सेटोसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका, 3 टाइप की स्पीशीज होती है आपकी आयरिस फ्लावर डेटा सेट में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आयरिस फ्लावर डेटा सेट कैसा दिखता है। ये देखो आयरिस फ्लावर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मीडियम का डेटा सेट है, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जाना है, मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। देखो तरीका बता रहा हूँ, कोई इमेज अगर आपको एक्सेस करनी है उसके सोर्स पे जाओ सीधा, SRC इसने दे रखा है ये वाला, ये रहा सोर्स। तो मुझे मीडियम वाले को एक्सेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रोक देगा। देखो ये हो गया आपका पेटल और विड्थ, पेटल और सेपल, ठीक है, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ लेके आरिस, वर्सिकुलर, सेटोसा और वर्जेनिका, ये 3 तरह के आपके आरिस फ्लावर्स हैं। तो इनके 150 एंट्रीज दे रखी है, 150 तरह के वर्सिकुलर दे रखे, 150 तरह के 150 सैंपल्स इसके, 150 सैंपल इसके, 150 सैंपल इसके। फिर ये सब इनकी वैल्यू पुट की गई है, इनके पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ और सेपल विड्थ दे रखी है। और बताओ कि भाई मशीन को बोला कि बताओ भाई कौन सा क्या है, ठीक है, इसको सीखो और मुझे बताओ। तो पहले तो सीखने की बात अलग है, पहले तो हम ये पेयर प्लॉट करने का प्रयास करें, तो आप ये भी कर सकते हो। ये हो गया ईडीए। ईडीए से आप ये जान सकते हो कि मेरा डेटा दिख कैसा रहा है, किस फॉर्मेट में, ठीक है। पेटल विड्थ ज्यादा मैटर कर रही है तो पेटल विड्थ का किस में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सेटोसा में फर्क पड़ रहा है, तो ये ग्राफ ये बता रहा है, ठीक है। तो लोअर साइड है सारे पेटल विड्थ, ठीक है, पेटल लेंथ भी आपकी लोअर है, पेटल विड्थ भी आपकी लोअर साइड की तरफ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरा पेटल लेंथ, पेटल विड्थ जो है आपकी इनमें सबसे कम किन में होती है, आपकी सेटोसा में सबसे कम होती है। और हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा वैल्यू पेटल लेंथ और पेटल विड्थ सबसे ज्यादा किस में ज्यादा होती है, वो होती है आपकी वर्सिकुलर में, ठीक है, ये सॉरी वर्जेनिका में, जो ग्रीन कलर है सबसे ऊंचा है, ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू उसमें इसमें आती है। चलिए अब आता है फीचर इंजीनियरिंग। भैया फीचर क्या होता है, भैया जिस डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो उसका जो एट्रीब्यूट्स है उन्हीं को फीचर कहते हैं। मतलब वो फैक्टर्स जिनके बिना पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये इस क्लास को बिलोंग करता है कि इस क्लास को बिलोंग करता है। मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, या ये आगे बढ़ेगा ये घटेगा, ठीक है। तो ये होगा ट्रेंड एनालिसिस, मतलब प्रिडिक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपको निकालना हो कि कॉस्ट मेरी बढ़ेगी या मेरे प्राइसेस डाउन होंगी, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगी, क्या होगा, ठीक है। जो भी ट्रेंड अगर आपको निकालना तो प्रेडिक्शन का आ गया फंडा। और अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, भाई किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, 2 क्लास को बिलोंग कर रहा है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, 1 से 2 से ज्यादा कर रहा है तो आपका
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका। तो अब इसमें आपका फीचर का फंडा आता है। तो पहले मैंने डेट निकाल दी, डेट मैंने स्टार्ट कर दिया 1/1/2023 से लेकर 365 पीरियड दे दिए और फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी डे वाइज फ्रीक्वेंसी कर दी और उनके टेम्परेचर बना दिए मैंने नॉर्मल रैंडम डॉट नॉर्मल, मतलब नॉर्मलाइज टेम्परेचर यूनिफॉर्म नंबर्स, ठीक है। नॉर्मल आपका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20 शुरुआत हुई आपकी, ठीक है, 20 से शुरुआत करो, 5-5 आगे बढ़ाते जाओ और 365 ऐसी एंट्रीज चाहिए। ह्यूमिडिटी 30 से शुरू करो, 70 तक लेके जाओ, 70 थोड़ा आपस में डिफरेंस रहे, ठीक है। एनपी डॉट यूनिफॉर्म, अभी यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ, ठीक है, ये यूनिफॉर्म आपको होगा एनपी डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करके मैं पूरा बता सकता हूँ इसके बारे में क्या है, यहाँ पर क्या फंडा काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एनपी डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म क्या काम कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, सिंपल सा फंडा है, इसके बारे में देख लेते हैं। सैंपल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाफ ओपन इंटरवल। तो लो, हाई और साइज ये दे रहा हूं मैं यहाँ पर। शुरू कहां से करना है, 30 से करना है, मैक्सिमम कहां तक जाना है, 70 तक जाना है, ठीक है। और दूसरा हमने कोड देखा था यहाँ पर np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है। इसको भी देख लेते, इसको भी देख लेते क्या कर रहा है, ड्रॉ रैंडम सैंपल्स फ्रॉम अ नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलओसी हो गया आपका, क्या क्या मांग रहा है, मीन सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन सेंटर क्या है, 20 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। और स्केल मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के 5-5 का डिफरेंस होना चाहिए। मेरा नॉर्मल कर्व देखा ना आपने, जो बेल कर्व बनती है, तो जो बीच की जो लाइन है दैट इज योर मीन, और उसकी जो चौड़ाई है बेल कर्व की वो आपकी 5 है, ±5, ठीक है। तो 5 के अराउंड आसपास रहे इतनी वैल्यू जनरेट कर दो, ठीक है। तो ये मैं वैल्यूज जनरेट करवा रहा हूं। फिर अब डेट से फीचर्स क्या निकालूंगा, डे ऑफ द वीक, उस हफ्ते का दिन, महीना कौन सा है और वीकेंड है कि नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तारीख से पता कर रहा हूं किस हफ्ते की डेट है, वो कौन सा हफ्ता है, डे ऑफ द वीक, कि वो कौन सा है, सोमवार है, शुक्रवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शनिवार है, कौन सा दिन है भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा है वो पता करा रहा हूं। कौन सा महीना है भैया, राइट, डेट से मुझे महीना बता दो और वो वीकेंड है कि नहीं है। तो इसके कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्ट करना। क्लियर हो गई बात। फिर आ गया इंटरेक्शन फीचर्स में निकालने का प्रयास कर रहा हूं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो मैं दोनों आपस में एक साथ मैनेज होते हैं, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, इन टैंडम। और टेम्परेचर की कैटेगरी कर दी मैंने, पीडी डॉट कट कर दिया, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मुझे बिनिंग कर दी है, कट कर दिए टेम्परेचर के हिसाब से, कितने बिन्स करने, 3 बिन्स करने, और लेबल कर दो लो, मीडियम और हाई, मतलब मिनिमम 3 टेम्परेचर जरूर लेके रखना और मुझे बताते लो, मीडियम और हाई कितने बिन्स रखने। तो मैं इसको सैंपल को लोड करता हूं और देखता हूं क्या वैल्यू आते। देख, ये डेट से मेरी टेम्परेचर रैंडम जनरेट कर दिया 18, तो 20 डिग्री के आसपास है, 20 से थोड़ा आसपास है, मतलब 5 है, 5 से थोड़ा ज्यादा आपका डिबेट कर सकता है टेम्परेचर पे। ह्यूमिडिटी आप देख लीजिए 30 से 70 के बीच में रहेगी। डे ऑफ द वीक कौन सा दिन है, तो ये आपका छठा दिन है, ठीक है, 7वां दिन, छठा दिन हो गया सैटरडे, 0 हो गया आपका संडे, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है, ध्यान रखना नंबरिंग कैसे हो रही है। मंथ हो गया 1/1 मतलब जनवरी हो गया, राइट, जनवरी का महीना हो गया। वीकेंड है कि नहीं है, तो पहले वाला चूंकि हमारा वीकेंड में आ रहा है तो वो आ गया आपका, सॉरी मंडे से काउंटिंग है तो मंडे 0, तो 6 हो गया आपका संडे, तो संडे इज वीकेंड, ठीक है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंटरेक्शन भी बता दिया, यहाँ पर बना दिया, ठीक है, कैटेगरी बता दी, मीडियम हाई, तो बिनिंग कर दी, मीडियम कितना है, हाई कितना है, उतना कर दिया। इतना भयंकर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का अगर वैल्यू आ रही है तो हाई चला गया, उससे कम है तो मीडियम चला गया, राइट। अब आते हैं मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे। तो 7वीं चीज आपको आनी चाहिए मशीन लर्निंग का बेसिक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने कवर कर लिया फीचर इंजीनियरिंग कवर कर लिया, फिर हमने कवर कर लिया था ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कवर कर लिया था, नेक्स्ट हमने डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग कवर कर लिया था, ठीक है, डेटा कलेक्शन और इंपोर्ट कर लिया, सेटिंग एनवायरनमेंट कर दिया, और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया था। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस विद पाइथन, सेटिंग अप योर पाइथन एनवायरनमेंट, डेटा कलेक्शन और इंपोर्ट तीसरा, चौथा आ गया डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग, 5वां आ गया एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग। अब मैं आ गया हूँ मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे। तो मशीन लर्निंग के बेसिक्स में क्या बता रहा है, एसके लर्न का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, ट्रेन टेस्ट फिट हमें निकालना है,
स्केलिंग निकालनी है, स्टैंडर्ड स्केलर हमें अप्लाई करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर क्या काम करता है आपका, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है डेटा को यूनिफॉर्म कर देगा, स्केलिंग बराबर कर देगा। अगर बिखरा हुआ डेटा सेट है, एक तरफ ज्यादा हिस्सा है दूसरी तरफ नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो स्टैंडर्डाइज कर देगा डेटा सेट को। और नेबर्स, अच्छा ये चीज मैंने अच्छे से बता रखी है, मेरा एक वीडियो और है पाइथन मास्टर क्लास का, वो जाके देख लेना, जो यूपीएस कॉलेज में मैंने ऑनलाइन मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। के नियरेस्ट के नेबर्स क्लासीफायर्स है, ठीक है, KNN क्लासीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम निकाल रहे हैं, पांडास निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं। और अगेन मैं आरिस डेटा सेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो sklearn के पास भी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBORD के पास है, sklearn के पास भी डेटा सेट्स अवेलेबल है, उसमें से load_aris में इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया सीधा। ये मुझे पांडास की जरूरत पड़ी नहीं इसके अंदर, ठीक है, आगे सीधा मेरा काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। इसको बस मुझे रन कर रहा हूँ मैं, कोड आपके सामने ही है। स्टैंडर्ड स्केलर स्केल हमने कर दिया XK ट्रेन XK टेक्स्ट, ठीक है, हमने अपने डेटा सेट को दो भाग में डिवाइड किया, डेटा और टारगेट में। क्या का डेटा है और वो टारगेट क्या हो गया कि सेटोसा है, वर्जनिका है, वर्सिकोलर है, कौन सा है, ठीक है। और हमने कहा टेस्ट साइज कर दिया 30%, मतलब टोटल डेटा सेट में से 70% मैंने रख दिया ट्रेनिंग के लिए और 30% रख दिया एग्जामिनेशन के लिए। तो 30% जो आपका है हिस्सा वो एग्जाम में पूछा जाएगा मशीन से, कभी सही बताओ आंसर सही है कि नहीं है। और रैंडम स्टेट मैंने 42 रख दिया, क्योंकि ये बेस्ट रैंडम स्टेट है, ये बेस्ट तरीका है काटने का कि 70% कितना हिस्सा आया और 30% कितना हिस्सा आएगा। आप चाहो तो कोई और रैंडम स्टेट वैल्यू रख के देख सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। फिर आ गया KNN के नियरेस्ट क्लासीफायर आपका आ गया। थोड़ी FPS ड्रॉप हो रहा है, आई डोंट नो FPS ड्रॉप क्यों हो रहा है, ठीक है, होने दो FPS ड्रॉप, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, 50 के करीब आ जाता है, ये हो जाता है इस वजह से। ओके देन, फिर आ गया ट्रेन KNN क्लासीफायर, ठीक है, X ट्रेन स्केल्ड, ये हमने स्केलिंग जो की थी उसको हमने KNN को बोल दिया कि भैया तुम जाओ इसको फिट करो, फिर बताओ प्रेडिक्ट करके मुझे बताओ। तो रिपोर्ट में एक्यूरेसी 1.1 आ गई, मतलब 100% एक्यूरेट ये काम कर रहा है, प्रिसीजन रिकॉल वगैरह सब काम कर रहा है। तो KNN जो है सबसे इजी है और ये फेल भी हो सकता है, तो ये इस तरह के छोटे डेटा सेट के लिए 100% आउटपुट देगा। फिर अगर डेटा विजुअलाइजेशन आ गया आपका, इसमें आपका क्या, आपको डेटा को विजुअलाइज करना सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा कर रहा हूँ random.seed, मैंने 42 सेकेंड तरीका निकाला रैंडम जनरेट करने का, और जैसे रैंडम जो स्टेट है वैसे रैंडम सीड है, ठीक है, सीडिंग करनी है मुझे, बिछाना है, बिखेरना है, ठीक है, बीज बिछाने हैं मुझे, अब बीज जो बिछाने हैं वो उसका तरीका क्या है, 42वां तरीका अपना रहा हूँ, सिंपल। random.normal 0 से लेकर 1 तक जाओ, हजार वैल्यू जनरेट करते जाओ और कैटेगरी बना दो ABC, 1000 वैल्यू जो भी हमारी कैटेगरी है अपना बनाते जाओ, रैंडमली करते जाओ। उसका भी यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो जाएगा, बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो जाएगा और हिस्टोरिकल जो हिस्टोग्राम प्लॉट है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका हो गया बॉक्स प्लॉट ऑफ Y कैटेगरी, बॉक्स प्लॉट ऑफ X कैटेगरी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्केल स्कैटर प्लॉट देखो क्रिएट हो गया कैटेगोरिकल कलरिंग के हिसाब से ABC। देखो ये यहाँ पर सिंपल रैंडम डेटा सेट है, ये कंप्लीटली रैंडम है, इस तरह से हमने बना दिया है रैंडमली। ABC 3 कलर कोडिंग दे दी, इसकी कलर कोडिंग इससे अपने आप लिए, मैंने कैटेगरी वाइज ह्यू करा है और पैलेट मैंने दिया वेरिडियस। अब मैं कोई और पैलेट भी दे सकता हूँ, ठीक है, ऐसे स्कैटर प्लॉट में जाके जो आपके वो है पैलेट है, वो पैलेट मतलब कलरिंग कौन सी देनी है, तो कलरिंग अगर आपको ये पसंद नहीं है, पैलेट ऑप्शंस कौन कौन से हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। पैलेट में आपके ऑप्शन आ रहे हैं, कलर मैप ले सकते हो या कलर पैलेट ले सकते हो। कौन कौन से कलर पैलेट्स हैं हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। कलर पैलेट भी ये रहा, पास टू कलर पैलेट। कौन कौन से कलर पैलेट्स हैं हमारे पास, देखो ये कलर पैलेट्स है हमारे पास। कलर पैलेट ये रहा, एक पेस्टल है, HUSL है, सेट 2 है, स्पेक्ट्रल है, स्पेक्ट्रल करूंगा, CMAP एज CMAP इक्वल्स टू ट्रू, फ्लेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें जो मैंने रखा था वो अलग तरीके से रखा था कलर पैलेट, ठीक है, इस तरीके से। ऑप्शंस, चूजिंग कलर पैलेट्स, ये आपके कलर पैलेट्स हो गए आपके अलग अलग। सैचुरेशन इस तरीके से, कलरफुलनेस, ह्यू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इस तरह से भी रख सकते हो आप। वेरी लुमिनेसेंस रिप्रेजेंट नंबर्स,
कलर पैलेट, टैब 10, पेस्टल, म्यूटेड, ब्राइट। अगर मैं ब्राइट कर दूंगा तो मुझे ब्राइट दिखा देगा। देखो तो यहाँ पर मैं पैलेट क्या कर रहा हूँ, ब्राइट, वेरिएडियस ना करके ब्राइट कर रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, ये देखिए अब ब्राइट कर दे तो देखिए मेरा कलर का चेंज हो गया फंडा, राइट। बॉक्स प्लॉट ऑफ वाई बाय कैटेगरी, ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। और हिस्टोग्राम ऑफ एक्स विद कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट, KDE जिसे कहते हैं हम, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट। इस तरीके से आपका बेल कर्व भी ऐसे बनता है आपका, सारे रैंडम वैल्यूज क्रिएट किए हुए, ठीक है। ओके, तो ये तरीका हो गया मेरा डेटा विजुलाइजेशन का तरीका। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हो, और हिस्टोग्राम प्लॉट आपका भी क्रिएट हो सकता है। तो ये हो गया स्कैटर प्लॉट, ये हो गया बॉक्स प्लॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका हिस्टोग्राम प्लॉट। क्लियर। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है टाइम सीरीज एनालिसिस। कैसे करोगे, इसके लिए हमें चाहिए स्टैट्स मॉडल, tsa.seasonal, सीजनल डिकम्पोज हमें फंक्शन चाहिए होगा स्टैट्स मॉडल का। भैया जो भी चीज समझ में नहीं आ रही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, शॉर्ट वीडियो ले आओ, मैं ले आऊंगा। तो मैं कर रहा हूँ डेट रेंज दे रहा हूँ और speedy.series निकाल रहा हूँ। टाइम सीरीज निकालना मुझे, तो टाइम की सीरीज निकालने मतलब सीरीज डेटा सेट। ये टेबल नहीं बन रही है, ये सिंपल एक कॉलम, सिंगल कॉलम की वैल्यूज निकल रही है आपकी। 10 बीटा नॉर्मल कर रहा हूँ, प्लस साइन निकाल रहा हूँ डेट्स का, डिवाइड बाय 365 इंटू 2 पाई। तो 365 इंटू 2 पाई जो आपका रेंज है साइन वेव के हिसाब से, इंटू 5 वो मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। सीजनल डिकम्पोज क्या कर रहा हूँ, सीजनल डिकम्पोजिशन में बताऊंगा क्या होता है। एडिटिव मोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको बस सीधा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ऑब्जर्व, ट्रेंड, सीजनल और रेजिडुअल क्या वैल्यूज आ रही है वो भी आपको दिखाता हूँ इनके लिए। ये हो गया आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस का, देखो ये ग्राफ ऐसे जनरेट होता है। ये हो गया ट्रेंड, रैंडम जनरेशन है, कंप्लीटली रैंडम है ये हो गया आपका सीजनल, ये साइन वेव हो गया सीजनल के लिए। तो सीजनल डिकम्पोज तो यूज कर रहा हूं ना, साइन वेव की तरह से आ रहा, देखो सीजन वाइज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। ये हो गया रेजिडुअल, ठीक है। तो आपके इस तरीके से आपके ग्राफ जनरेट हो सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP हम क्या करें, NLTK का इस्तेमाल करेंगे, NLTK नेचुरल लैंग्वेज टोकनाइजर, ठीक है। तो हम टोकनाइज कॉर्पस निकालेंगे, स्टेम निकालेंगे, उसमें पोर्टर स्टेमर करके निकालेंगे, और हम डाउनलोड करेंगे भाई PONKT और स्टॉप वर्ड्स। PONKT क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज होती है, व्हाट इज PONKT, मैं सीधा आपको बताता हूँ। PONKT NLTK क्या मतलब है, मॉड्यूल क्या काम कर रहा है। PONKT पंक्ट सेंटेंस टोकनाइजर, सेंटेंस का टोकनाइज करता है, क्या करता है, सेंटेंस को डिवाइड कर देगा, कोई इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर्टिकल कौन सा है, सब किसके ऊपर है बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, टेंस कौन सा है, वो सब बता देगा। Knows that the periods in Mr. Smith and John S. Bach do not mark sentence boundaries। उसको पता है कि जो मिस्टर के आगे जो या डॉक्टर का जो डॉट लगता है ये पीरियड मतलब ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। You can start with non-capitalized words. I is a good variable name, इस तरीके से। ये हो गया पंक्ट मॉड्यूल हो गया। ऐसे होगा टोकनाइजर का इस्तेमाल, स्टॉप वर्ड आप निकाल सकते हो। अब बस मैं सीधा आपको रन करके दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है आपका टोकनाइजर, इस तरीके से। तो ऐसे आपका ये मैंने वैल्यू दिया, नेचर, लैंग्वेज, प्रोसेस, सब फील्ड, लिंग्विस्ट, कंप्यूट। तो टॉप मोस्ट कॉमन वर्ड्स निकाल दिए। लैंग्वेज कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है 2 बार आ रहा है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। और ये आ रहा है 2 बार, एक लैंग्वेज एक और बार आ रहा था, ये आ रहा था। तो इसे मैंने काउंटिंग करके दिखा दी, कंप्यूट 2 बार आ रहा है, नेचर 2 बार आ रहा है, प्रोसेस, सब फील्ड, जबकि पूरी तरह नहीं है ये वर्ड पहचान चुका है और वर्ड पहचान के मुझे गिनती करके बता भी रहा है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि जो लिखी हुई भाषा जो है उसको पढ़ के कंप्यूटर समझ सके मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। देन आता है डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन। इसके लिए हमें चाहिए टेंसरफ्लो कह रहा है, सो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो मैं इसको रन नहीं करने वाला, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि भी ये रिपोर्ट मिसिंग कुड नॉट बी रिजॉल्व। ये मुझे रिपोर्ट, इसको मुझे डालना पड़ेगा और मैं अभी डालने की हिम्मत नहीं है। तो आपको बता दो भाई, आप मेक मून्स, मैं नॉन लीनियर डेटा सेट बना रहा हूँ, 1000 मून्स एक जनरेट कर रहा हूँ, मतलब चंद्रमा टाइप जनरेट कर रहा हूँ। नॉइज उनकी 0.1 और मून्स मतलब हो गए डॉट वैल्यूज हो गई, स्कैटर प्लॉट के लिए हो गए, उनको मैं जनरेट कर रहा हूँ, फिर टेस्टिंग कर रहा हूँ और ट्रेन टेस्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल मोड दे रहा हूँ, डेंस पैरामीटर्स ले रहा हूँ, रेलू हो गया आपका, सिग्मॉइड फंक्शन हो गया, एक्टिवेशन। ये मैं क्या कर रहा हूँ, SVM का इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ठीक है, उसको कंपाइल कर रहा हूँ, एड अ कंपाइलर से लॉस में दे रहा हूँ क्रोसेंट, बाइनरी क्रोसेंट। फिर उसके बाद उसको मैं एपिक और पॉक और लॉस करके निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार जरा देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, व्यू प्रॉब्लम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये मुझे प्रॉब्लम करने में कह रहे could not be resolved, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट तो कर रहा है, लेट इट एग्जीक्यूट। इसको लग रहा है कि हो सकता है मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो ट्राई करके देखते हैं। एरर हैंडलर डॉट फिट, नीचे देखिए एग्जीक्यूटिंग भी आ रहा है, देखो यहाँ पर नीचे, ठीक है। लो जी, हो गया, कोई एरर नहीं आई। देखो सिंपल सा ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस कैसे हो रहा है, देखो इस तरीके से लॉस डिक्रीज हो रहा है जितनी इपॉक्स, जितनी बार साइकिल चल रही है आपकी, और ये आपको अगर मॉडल की एक्यूरेसी मेरी बढ़ती जा रही है। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रैंडम एक डेटा सेट जनरेट किया, उसका डीप लर्निंग में मैंने बताया आपको मॉडल एक्यूरेसी, और मैंने बता दिया यहाँ पर टेस्ट एक्यूरेसी। तो मैंने डेटा सेट ऐसे जनरेट किया कि 100% टेस्ट एक्यूरेसी आए और 100% मेरी मॉडल एक्यूरेसी आता है। ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी मेरी 100% आए। 7 आउट ऑफ 7 मेरे 60 आइटरेशन में मेरा काम कर गया। तो मैंने डेटा सेट ही ऐसे जनरेट किया, इतना आसान डेटा सेट है, नॉइज सबसे कम हो। अगर नॉइज में बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं नॉइज में 0.4 कर दूं, मतलब 40% नॉइज कर दूं, तो देखो कितना फर्क पड़ेगा। आप देखना, अब मेरी एक्यूरेसी थोड़ी फर्क हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 0.1 नॉइज मतलब गड़बड़ी, तो मैंने सिर्फ 10% गड़बड़ी दी है और मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो क्या हाल हो, अगर गड़बड़ी सबसे कम रहेगी, डेटा मेरा पूरा क्लीन रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, तो मेरी मॉडल एक्यूरेसी बहुत शानदार रहेगी। लेकिन देखो यहाँ पर भी देखो क्या फर्क पड़ गया, मैंने 40% मैंने कर दिया था गड़बड़ी, नॉइस मैंने 0.4 कर दिया, देखिए एक्यूरेसी मेरी गिर गई, 87% हो गया, लॉस मेरा हुआ 30% के करीब हुआ, 0.066 के करीब लॉस हो गया। टेस्ट एक्यूरेसी मेरे 86% आई रही, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। अब तो गड़बड़ी जितनी ज्यादा, एक्यूरेसी उतनी कम, ठीक है, उस तरीके से। चलिए फिर आगे डेटा एथिक्स और प्राइवेसी। डेटा एथिक्स और प्राइवेसी में आपको क्या रखना पड़ेगा, हमें एथिकल इंप्लीकेशंस बहुत जरूरी है, उसमें एनोनिमाइज करना पड़ेगा डेटा को, ताकि मेरा डेटा अगर मैं काम कर रहा हूँ तो अगर किसी को रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो वो मेरा एनोनिमस होना चाहिए, मेरा जो डेटा सेट है कहीं लीक नहीं होना चाहिए। हालांकि कंपनीज एथिक्स फॉलो नहीं करती हैं, पर हमें जो करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है डेटा जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे एनोनिमस डेटा का करने का प्रयास करूँ, डेटा डॉट दिस है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम फिक्स एरर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स, एरर फिक्स कर देते हैं। फिक्स क्या करनी है हमको, उनको ये कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। चलिए ये कर दिया, अब देखेंगे हमारा क्या हो रहा है। सिंटैक्स एरर, रिटर्न इधर आना चाहिए। आ गया एनोनिमाइज डेटा, आ गया मेरा, एज 51 प्लस, हाई इनकम, जिप कोड। देखो अपने जिप कोड को भी एनोनिमिटी कर दी है, ठीक है। रैंडम जो देखो ये जिप कोड थे, ओरिजिनल डेटा ये था और एनोनिमाइज डेटा ये था। तो ये हो गया आपका डेटा एथिक्स और प्राइवेसी के एनोनिमिटी एनालिसिस, कितनी है, कितने एज है, कितना लो है, कितने इनकम है, ठीक है, इस तरीके से आपका तो हो गया एनोनिमिटी। मेरा एक्चुअल किसी का भी घर का पता नहीं मिलना चाहिए ना, किसकी कितनी इनकम है वो नहीं पता होनी चाहिए ना, उसको हाई और लो में बता दो, एक्चुअल एज पता नहीं होना चाहिए और नाम पता नहीं होना चाहिए। तो जो डेटा सेट में मेरा नाम, एज, इनकम और जिप कोड है, ये भाई मेरा बहुत क्रूशियल है, और इससे कोई भी मुझे खतरा है, मेरा डेटा प्राइवेट, ये मुझे पता होना चाहिए, ये डेटा सबको नहीं दिखना चाहिए। तो एनोनिमिटी होनी बहुत जरूरी है, दिस इज कॉल्ड एनोनिमाइज्ड डेटा, ठीक है। ये भी आपको करके दिखा दिया। अब आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, क्लाइमेट डेटा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पर डेट दे दिया, सीरीज दे दिया, ये टाइम सीरीज डेटा है, क्लाइमेट एनालिसिस है, ठीक है। अगेन सीजनल डिकम्पोजिशन कर दिया और उनके ऑब्जर्व टेम्परेचर का ट्रेंड, सीजनल पैटर्न कैसा है, सीजन दर सीजन कैसे हो रहा है साइन वेव के हिसाब से। तो देखिए अरेंज कर दिया, देखो हमने यहाँ पर साइन वेव का हमने बना भी दिया, ठीक है। अब इसको मैं सीधा रन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ये देखिए टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया साइन वेव के थ्रू, इस तरीके से थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 2000 से लेकर 2020 तक टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ है। टेम्परेचर ट्रेंड, ये देखिए टेम्परेचर का ट्रेंड कैसे दिखा रहा है,
सीजनल पैटर्न कैसा है, ऊपर उतार चढ़ाव हमेशा रहा है, ठीक है, ये चीज रही है। और ये हो गया रेजिडुअल, कि रेजिडुअल टेम्परेचर जो बचा हुआ है वो आपका कितना बचा हुआ है। तो टेम्परेचर की रेंज रही है 5 डिग्री से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 44 डिग्री सेल्सियस तक रही है, करीब 5.63 से लेकर 43.93 डिग्री सेल्सियस तक रही है। और एवरेज टेम्परेचर मेरा 24 डिग्री के करीब पूरे पृथ्वी भर पे रहा है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया। सिंपल सीजनल स्टैट्स मॉडल, सीजनल डेटा सेट अपने आप निकाल लेगा, स्टैट्स मॉडल अपने आप निकाल लेगा, वो चीज करने का मैंने आपको बताया। फिर अगर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर कस्टमर फीडबैक, आप फीडबैक देते हो उसमें से टेक्स्ट क्लासिफाई करना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, गुड और बैड फीडबैक कौन सा है, तो वो भी चेक करके देखते हैं। तो आपको दोनों एग्जांपल्स में करके दिखा रहा हूं कि भाई नेगेटिव फीडबैक कितना आया, पॉजिटिव कितना आया, ठीक है। 0.5 नेगेटिव, प्रिसीजन रिकॉल वैल्यू ज्यादा अच्छी रही इसकी, F1 स्कोर इतना रहा, सपोर्ट रहा, एक्यूरेसी 0.5 मतलब 50% एक्यूरेसी रही, सही बता पाया ये। तो लेबल्स मैंने यहाँ पर ये दिए 1 0 1 0 1 1, तो मतलब 1 मतलब पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट वाला 1, फिर दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा वाला ये वाला हमारा नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट हो गया मेरा 1। तो 1 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, प्रोडक्ट ब्रोक आफ्टर अ वीक, तो बड़े नेगेटिव फीडबैक हुआ, ये हो गया 1। तो इस तरीके से डेटा सेट आप दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। सैंपल कस्टमर फीडबैक डेटा दे दिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया उसको हमने, फीडबैक और सेंटिमेंट ये हो गया आपके लेबल्स कि सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बुरा एक्सपीरियंस रहा है। और उसको हमने यहाँ पर 10 टेस्ट फीडबैक दे दिया। बहुत छोटा डेटा सेट है इसलिए 0.5 ही कर दिया। और नेव बायस क्लासिफायर मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि छोटे डेटा सेट पर नेव बायस काम बहुत अच्छा करता है और जल्दी रिजल्ट देता है। बड़े डेटा सेट पे इसको नानी याद आ जाती है और ये ना अटक अटक के चलता है और खराब भी देगा, एक्यूरेसी भी खराब करेगा और बहुत देर से आंसर देगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन लगा के देख रहा हूँ कि कितनी वैल्यू मेरी आई। तो न्यू फीडबैक सेंटिमेंट जो होगा, नया फीडबैक जो आएगा बेस्ड ऑन, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा रहा है इसलिए मैं अगला पॉजिटिव जो फीडबैक आएगा वो पॉजिटिव ही कह रहा हूँ। तो न्यू फीडबैक सेंटिमेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। इफ प्रेडिक्शन इज 1 एल्स नेगेटिव, बस प्रेडिक्ट कर रहा है, न्यू फीडबैक को क्लासिफाई करना है कि अगला फीडबैक किस हिस्से में जाएगा, अच्छे में जाएगा या बुरे में जाएगा, बेस्ड ऑन द करंट डेटा जो मैंने दे रखा है। अब अंत में आते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। पाथ ऑफ डेटा एनालिसिस, ये बुक बहुत अच्छी है। हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग आप देख सकते हो बुक की, यहाँ पर बुक मैंने मेंशन की है। ऑनलाइन कोर्सेज और प्लेटफॉर्म कर सकते हो, पैसे भरने तो पैसे कर दो, फ्री में देखना तो मेरा फ्री में देख लो। एकेडमिक पेपर्स देख सकते हो बहुत अच्छे, archive.org, arxiv.org वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिससे आप 2 पेपर जरूर निकाल लेना। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के लिए डीप लर्निंग टेक्निक्स कौन सी चाहिए ये देख लेना, और XG बूस्ट स्केलेबल ट्री बूस्टिंग सिस्टम, ये दोनों देख लेना। और इस तरह से अपडेटेड रहो, जानकार रहो, बढ़िया रहो। और इसके साथ हम आते हैं वापस इंट्रो सीन पे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अंत तक देखा और समझा मेरे वीडियो को। बीच में FPS ड्रॉप भी है लेकिन तब भी आपने ध्यान दिया इस चीज़ को, क्योंकि जब सीन चेंज होता है ये OBS में दिक्कत है, 60 FPS में इसको नानी याद आती है। अगर कोई और सीन में लगाता हूँ या कोई और मैं अगर एलिमेंट लगाता हूँ तो इसको नानी याद आनी शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। For yourself,